नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। आज हम अपनी यूनिट नंबर 8.1 देखेंगे। देखो ये यूनिट नंबर का ही अगला भाग होगा, अर्थात यूनिट नंबर 8 का ही ये अगला भाग है, क्योंकि जो हमारा यूनिट नंबर 8 था उसमें हमने देखा था राज्यसभा, और वो भी भाग 5 के तहत। और भाग 5 के तहत ही आज हम देखेंगे अपनी लोकसभा को, कि लोकसभा का क्या कार्य है संसद में, कैसे काम करती है और किस तरीके से इसकी स्थापना की गई थी, या इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और स्टार्ट करते हैं हम अपने लोकसभा वाले चैप्टर को। यूनिट नंबर 8.1 के तहत अब हमें क्या देखना है, देखो हम भाग 5 को देख रहे हैं, और भाग 5 में हमने अपनी जो राज्यसभा है इसको पूरा कर दिया है। और राज्यसभा के साथ साथ आज हम लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी एक साथ समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी आज लोकसभा से। लोकसभा में क्या है कि जो हमारी संघ है, जो भाग 5 है हमारा, जो संघ की विधायिका है, वो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक देखने को मिलती है आपको। ये मैं पीछे ही बता चुका हूँ। एक एक तरीके से मैं थोड़ा सा रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात आपको पिछले चैप्टर से लिंक कराने का प्रयास करूंगा मैं इसमें, थोड़ा सा, बस 2 मिनट में। उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो, अनुच्छेद 79 कहता है आपका कि भारत की एक संसद होगी जिसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। अर्थात भारत की संसद जो बनती है वो तीन, भारत के तीन संसद के तीन अंग देखने को मिलते हैं आपको: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के बारे में हमने देख लिया, और आज लोकसभा के बारे में देखेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में देख लेंगे। तो देखो, अनुच्छेद 84 कहता है कि इनमें संसद के जो, या फिर ये कह लो कि जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों को की योग्यता यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरीके से योग्यता होनी चाहिए। पहली कंडीशन, कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य जब भी बन सकता है जब वो भारत का नागरिक। यदि वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो सांसद नहीं बन सकता। दूसरा, वह पागल या दिवालिया न हो। तीसरा, किसी लाभ के पद पर न हो। और लोकसभा के संदर्भ में वो कम से कम न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के संदर्भ में न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, और मैक्सिमम आयु का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। फिर दूसरा है, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता हो। तीसरा, संसद अन्य योग्यता जो निर्धारित करती है, यदि इनसे इतर जाकर संसद कोई योग्यता निर्धारित कर देती है तो वो योग्यता भी आपको पूरी करनी होगी, जब भी आप संसद के सदस्य बन सकते हैं। दूसरा, उसे भारत में कहीं भी निर्वाचन नामावली में नामांकित होने आवश्यक हो, अर्थात जो हमारी वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में आपका नाम जरूर होना चाहिए, वरना आप सांसद नहीं बन पाएंगे। दूसरा, निर्योग्य 102 कहता है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी निर्योग्यता का वर्णन क्या है, कि वो विकृत चरित्र का ना हो। अर्थात विकृत चरित्र का मतलब कैसे, कि उसका चरित्र अच्छा ना हो, इस तरीके से हो। मतलब कुल मिलाकर यदि उसकी ये निर्योग्यता को हमें साबित करना है तो उसे विकृत चरित्र का होना चाहिए, जब भी वो क्या होगा, विकृत चरित्र का नहीं होना चाहिए वो, बिल्कुल भी, एक तरीके से। फिर कहता है कि दिवालिया न हो, निर्वाचन प्राधिकारी के सामने शपथ न लेता हो, यदि जैसे राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, यदि वो, या फिर इलेक्शन से पहले, राष्ट्रपति का तो नंबर बाद में ही आएगा, इलेक्शन से पहले जो निर्वाचन प्राधिकारी होते हैं उनके समक्ष शपथ ना ले तो भी वो निर्योग्य कहलाएगा। और संसद कानून द्वारा जो समय समय पर तय करे, यदि संसद ने कोई नियम बना दिया है और यदि वह उसका पालन नहीं करता है तो भी उसको निर्योग्य ठहरा दिया जाएगा। नेक्स्ट, तो देखो अब देखते हैं हम लोकसभा को। लोकसभा में क्या है, कुछ लोकसभा में सीटों का आवंटन है कुछ अलग ही तरीके से। देखो यहाँ पर लोकसभा का जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 81 में मिलता है। पीछे हमने देखा था जो राज्यसभा का वर्णन था वो अनुच्छेद 80 में था। तो लोकसभा का वर्णन देखने को मिलेगा आपको अनुच्छेद 81 में। इसी में ही क्या क्या है कि लोकसभा में सीटों की जो संख्या होगी, जो सीटें होंगी लोकसभा में वो कितनी होंगी, को पहले तो थी 552, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो अनुच्छेद हमारा 331 था इसको हटा दिया गया। जो दो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन की जो यहाँ पर दो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे इसको यहाँ से समाप्त कर दिया गया। और ये कह सकते हैं कि अब आप वर्तमान में जो सदस्य संख्या है लोकसभा की वो 550 है। अब इन 550 का ही बंटवारा देखो किस प्रकार से होता है। आप इन 552 को नहीं दिखाएंगे, केवल ये मैंने आपको जो यहाँ पर दिखाया 552, ये मैंने केवल आपको समझाने के दृष्टि से दिखाया कि पहले जो थी वो 552 थी, अब वर्तमान में 550 हो चुकी हैं। अब इसमें जो है
550 में से भी जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, राज्य हैं हमारे 28, 28 राज्यों से 530 सीटें निकल कर आती हैं। वहीं पर यूनियन टेरिटरी से 20 सीटें होती हैं इसके लिए। लेकिन वर्तमान में देखो 530 राज्यों से तो 530 की 530 ही भरी हुई हैं। लेकिन यदि यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उनमें 20 सीटों में से केवल 13 सीट ही पूरी है और जो बाकी सीटें वो खाली हैं। इसका मतलब क्या है, वर्तमान में जो सीटों पर इलेक्शन हुआ है वो हुआ है ये 543, 513 और 530 और 13 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 543। तो इस प्रकार यदि कहते हैं कि वर्तमान में कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ, तो 543 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। लेकिन सीटों की संख्या कितनी है, सीटों की संख्या है 550। अब इसमें तो जो सीटें हैं वो कुछ पीओके वाले क्षेत्र की भी सीटें हैं हमारी, लद्दाख पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पर इलेक्शन नहीं होते क्योंकि वो क्या है, अधिग्रहण क्षेत्र है पाकिस्तान द्वारा। तो जब उसे ले लिया जाएगा तो वहां पर भी उन सीटों का भी बंटवारा इस प्रकार से वहां पर भी कर दिया जाएगा। इसी वजह से ये सीटें क्या है, रिजर्व रखी गई हैं। तो 550 कुल सीटें होंगी वर्तमान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 550 है, लेकिन पहले 552 थी। लेकिन क्या हुआ, 331 अनुच्छेद को हटा दिया गया और एंग्लो इंडियन की जो कहानी थी, जो दो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे उनको यहाँ से समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है देखो, लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अर्थात प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां पर जनता सीधे वोट करती है। जैसे अब आप सोचो, अपने आप को रखो, आप आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, तो आप वोटिंग करने जाते हैं तो आप वोट किसके लिए करते हैं, या तो आप लोकसभा के लिए करते हैं, लोकसभा सदस्य के लिए, लोकसभा सदस्य, ये क्या है? ये लोकसभा सदस्य जिसे हम बोलते हैं सांसद। इन सांसदों का चुनाव भी कैसे होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात यहाँ पर जो जनता होगी वो जनता डायरेक्ट वोट करती है। ऐसे आप देखो विधानसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में भी जनता जनता डायरेक्ट वोट करती है जाकर, इन्हें बोलते हैं विधायक। ऐसे आप देखते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वहां भी जनता, जो ग्राम प्रधान चुना जाता है वहां भी जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, अर्थात जनता डायरेक्ट वोट करती है। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है, देखो अप्रत्यक्ष वो होता है जहां पर जनता डायरेक्ट वोट ना करके जनता द्वारा चुने गए सांसद या विधायक वोट करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे जब कभी राष्ट्रपति का चुनाव हो, अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति बनी है, क्या इनके चुनाव में आपने वोट किया था? नहीं। इनके चुनाव में फिर वोट किसने किया, इनके चुनाव में हमारी तरफ से अर्थात जनता की तरफ से सांसद और जो विधायक होते हैं इन्होंने चुनाव किया, इन्होंने वोटिंग की थी यहाँ पर। अर्थात जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो लोकसभा का चुनाव होता है भारत में, वो लोकसभा का चुनाव जो होता है भारत में वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाला जीतता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले का मतलब ये है कि मान लो इसी क्षेत्र में ये 10,000 वोट है, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। ये भी 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तो इनमें से जिसको भी ज्यादा वोट मिल जाएंगी वहां पर क्या होगा, वही जीतेगा। जैसे मान लो एक्स को 2,000 वोट मिल गई, वाई को 7,000 वोट मिली और इसको 1,000 वोट ही मिली जेड को, तो कौन जीतेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये 7,000 वाला अर्थात वाई यहाँ पर जीत जाएगा। कुल मिलाकर जिसको सर्वाधिक वोट प्राप्त होंगे वही वहां पर जीता है उसी क्षेत्र में। जैसे देखते हैं ना कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाता है, और जब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाएगा तो वहां पर इस तरीके की वोटिंग होती है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसी क्षेत्र से वही जीत जाएगा वहां पर। नेक्स्ट है आपका, 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आप ये सोचेंगे जी परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन देखो जो 550 या 552 चल रहा है हमारा, ये जो दो है आपका, दो जो है ये एंग्लो इंडियन थे ना कि भारतीय थे। जब एंग्लो इंडियन थे तो इनको हटाने का अधिकार संसद को है, लेकिन जो 550 हैं इनकी सीटों को कम या ज्यादा करने का अधिकार 2026 तक संसद को नहीं है। इसका मतलब 2026 में ही या 2026 के बाद ही संसद ये सोचेगी कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए या घटाई जाए। क्यों? क्योंकि अब देखो जो सांसदों का चुनाव होता है वो किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। अब देखो जनसंख्या क्या है, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है भारत की। जब जनसंख्या बढ़ी हुई है तो यहाँ पर क्या होगी, सीटें भी बढ़ेंगी। अब जब सीटें बढ़ेंगी तो लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा में सदस्यों की संख्या भी अपने आप ही बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो जो हम जनगणना को आधार मानते हैं वो मानते हैं 1971 की जनगणना को। लेकिन अब देखो 1971 की जनगणना को हमने आधार बनाया है। अब आप खुद सोचो कि उसके बाद में कितने साल हो गए, लगभग 50 साल हो लिए। अब जब 50 साल हो लिए तो यहाँ पर क्या है, अब 2026 में परिवर्तन लाया जाएगा कि वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि
किस जनगणना को आधार बनाया जाएगा, तो वहां पर वो चीजें वहां पर देखनी होंगी, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल 2026 तक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लोकसभा की सदस्य संख्या वो रहेगी 550। सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, अभी बताया कि 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण होता है। और 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है, ये मैंने आपको अभी बताया है कि जो 1971 की जनगणना है उसी के आधार पर लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है। अनुच्छेद 83 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 83 कहता है कि संसद का कार्यकाल कितना होगा। इसमें लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का। अब आप जानते हैं कि कोई भी लोकसभा चुनकर जो आती है उसका जो सामान्यतः चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन यदि बहुमत सिद्ध ना कर पाए तो वो 5 साल से पहले भी गिर सकती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 5 साल तो मैक्सिमम कार्यकाल है, 5 साल होने पर इलेक्शन होगा ही होगा। इससे पहले भी निर्वाचन हो सकता है यदि क्या हो जाए, सरकार गिर जाती है तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लोकसभा के संदर्भ में 5 वर्ष, राज्यसभा के संदर्भ में 6 वर्ष, राष्ट्रपति के संदर्भ में 5 वर्ष, ये इनकी कार्यकाल की सीमाएं होती हैं। अब देखो योग्यता क्या हो, अनुच्छेद 84 कहता है कि इनकी योग्यता, वो मैं पीछे ही बता चुका हूँ। अब देखो वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, और न्यूनतम आयु, ये जरूर ध्यान रखेंगे, इस पे स्टार लगा के रखना है कि कम से कम न्यूनतम आयु तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो देखो ये जो है ऊपर के तीन, ये सभी के लिए फॉलो होंगे, चाहे मतलब पीएम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, ये सबके लिए फॉलो होंगे। तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, या पीएम बनने के लिए, भारत का पीएम बनने के लिए लोग जो आयु होनी चाहिए वो भी न्यूनतम 25 वर्ष ही होनी चाहिए, क्योंकि जो पीएम चुना जाता है वो भी क्या होता है, लोकसभा का ही तो अध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से पीएम के लिए भी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब लोकसभा का जो कार्यकाल है, शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक या इससे पहले भी राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है। अर्थात यदि लोकसभा भंग करनी हो तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। जब लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करेगा तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। भंग किस कंडीशन पर होगी, देखो एक तो ये होती है कि उसके 5 वर्ष पूरे हो जाएं, या फिर सरकार बीच में ही गिर जाए, या फिर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाए। यदि अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा तो वहां भी क्या होगी, यदि ये पास हो जाता है और यदि ये पास हो गया तो सरकार वहां पर गिर जाएगी, तुरंत गिर जाएगी वहां पर। नेक्स्ट देखो, तो लोकसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो इसकी पहली बैठक यहाँ स्टार्ट होती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको पीछे मैं कई बार बता चुका हूँ, तो अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा एक दो बार आपका। तो जरूर ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि बार बार क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। अब इसका हिंदी नाम जो लोकसभा पढ़ा था वो पढ़ा था 14 मई 1954। तो हिंदी नाम इसका लोकसभा पढ़ा 14 मई 1954 को। और लोकसभा के गठन के संबंध में अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया है। तो 331 में जो प्रावधान हुआ था इसी में तो दो एंग्लो इंडियन थे, और इन्हीं दो एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया, इनकी कहानी को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है आपका, देखो 31वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। एक लोकसभा में अधिकतम संख्या 547 निर्धारित की गई थी। ये 31वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में देखो गोवा, दमन, दीव के पुनर्गठन अधिनियम 1987 लाया गया था इनके लिए। तो इनमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी, बढ़ा दी गई, और जो 547 थी उसमें 5 और ऐड कर दिया गया, और इस प्रकार जो निर्धारित हुई वर्तमान में वो कितनी है, 552। लेकिन बाद में क्या हुआ, दो एंग्लो इंडियनों को भी समाप्त कर दिया गया 331 के तहत। तो उसमें क्या हुआ, अब वर्तमान में जो संख्या रह गई है वो संख्या आपकी 550 देखने को मिलती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि जब तक 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 ही बनी रहेगी। अब देखो पीछे मैंने आपको क्या बताया, 550 थी संख्या। 550 में भी क्या था कि 500 जो 30 थे वो राज्यों से थे, और जो आपके 20 थे वो यूनियन टेरिटरी से थे। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो 530 है इनमें से तो 530 के 530 भरे गए, लेकिन इन 20 में से 13 ही भरे गए। इस प्रकार जो संख्या बनी थी वो कितनी बनी, वो 543 बनी थी। तो ये कह रहा है कि जब तक 2011 की 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाए तो 543 ही बनी रहेगी।
वो बाद में देखा जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रावधान किया जाएगा। मार्च 2010 में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देने की बात कही गई है। और इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वो 108वां संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन सोचो आप, क्या वर्तमान में आज लोकसभा में क्या 33% आरक्षण, 33% आरक्षण तो दे दिया महिला को, क्या लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाएं हैं? अब आप खुद सोचो कि देखो, मेरे हिसाब से 63-64 सारी ही महिलाएं थी वहां। अब जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें देखा जाएगा कि क्या होगा। तो ये प्रावधान किया जरूर गया था, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या अभी भी बढ़ी नहीं है, क्योंकि हम इस समाज में रह रहे हैं। हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, और महिलाओं की स्थिति आप भली भांति जानते हैं, परिचित हैं कि किस तरीके से महिलाओं को भारत में रखा जाता है। लेकिन देखो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हैं ऐसे, कुछ लोग हैं जो जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो महिलाओं को लोकसभा में 33% का आरक्षण दिया गया था, उसमें क्या है, वो 108वां संविधान संशोधन 2010 में हुआ था। तो 33% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया था। इस विधेयक को पूर्व में लोकसभा में 3 बार पारित किया गया था, लेकिन तीनों बार विधेयक क्या हुआ था, फेल हो जाता है, अर्थात निष्प्रभावी हो गया था। दूसरा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना। पिछली बार 2022 के पेपर में ही, पिछली बार क्या, इसी साल 2022 के पेपर में ही ये सवाल बना था कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम दो 1989 के में पूर्व मतदान के लिए नागरिक की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया, अर्थात पहले जो उम्र थी वो थी 21 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, और वर्तमान में अब कितनी कर देगी, वर्तमान में कर देगी 18 वर्ष। अर्थात आप निर्वाचित, अर्थात निर्वाचन के लिए आपकी जो उम्र होगी, यदि आपकी उम्र 18 साल या प्लस हो चुकी है, तो आप वहां पर अपनी वोट कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति पर लोकसभा को ही निर्णय करने की शक्ति प्रदान है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कुल मिलाकर जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये आप ध्यान रखना कि धन विधेयक जो होगा केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता। राज्यसभा में किसे पेश किया जाता है, तो देखो, जो साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, किसी में भी जिसमें आप चाहो। उसके बाद में जो हमारे संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक जो होंगे अब वो भी आपके लोकसभा और राज्यसभा किसी में से भी एक में पेश कर सकते हैं। लेकिन दो कंडीशन है, एक तो धन विधेयक है, एक वित्त विधेयक है। धन और वित्त विधेयक केवल और केवल वो लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। विधेयकों पर चर्चा मैं बाद में करूंगा डिटेल के साथ, कि चारों विधेयक किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे कैसे इन पर कंडीशन लगती है। तो कुछ 84 में संविधान संशोधन हुआ था एक, के अनुसार 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो लोकसभा की यदि मीटिंग करानी हो, या कोरम करानी हो, या गणपूर्ति करानी हो, या बैठक करानी हो, बात एक ही है सबकी। तो इसके लिए कम से कम 55 सदस्य का होना अनिवार्य है, या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/10। तो दोनों का मतलब एक ही है। कितनी संख्या है, 550, इसका 1/10 निकालो। तो जब 1/10 निकालेंगे तो कितने बनेगा, 55। तो वही कह रहा है, या तो 55 संख्या हो या फिर कितनी हो, 1/10 हो, मतलब दोनों का एक ही है। ऑप्शन में या तो 55 कह देगा तो भी सही है, 1/10 कह देगा तो भी सही है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो यहाँ पर यदि मीटिंग करानी है लोकसभा की, तो लोकसभा की मीटिंग कराने के लिए आपको कम से कम संसद में लोकसभा के 55 व्यक्ति वहां पर उपस्थित होने चाहिए, तभी मीटिंग होगी। अदरवाइज इससे पहले मीटिंग नहीं होगी। तो लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि जो लोकसभा का सदस्य होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, बिल्कुल वो पीएम होता है। और पीएम ही क्या होगी, पीएम के ऊपर ही तो सारी जिम्मेदारी है। भारत में राष्ट्रपति क्या है, भारत में राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र का ही राष्ट्रपति है, सारी पावर पीएम के हाथ में ही है, और अंतिम निर्णय जो होता है पीएम के हाथ में ही होता है। लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है, यदि संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता पड़ी तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं इसको, और वो भी 108 के तहत। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और वो भी 108 के तहत। और ये अधिवेशन जो बुलाया गया है, क्योंकि जो को संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है जब विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए, जैसे मान लो लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो गया किसी भी विधेयक को लेकर, और पारित नहीं हो रहा, तो वहां पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, और संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन ये ध्यान रखना कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेंगे वो करेंगे लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर जो होंगे, जैसे वर्तमान में है ओम बिरला साहब, तो ये ही इसकी क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। और ये इस तरीके के जो अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया अभी तक, एक तो 1961 में, एक 1978 में, एक 2002। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाए गए,
तो लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन जो बुलाए गए वो केवल और केवल 3 बार अभी तक बुलाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देकर लोकसभा सदस्य को बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो लोकसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, तो जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा वो उनको यदि उनको पद से उन्हें हटाना है तो उन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। उसके बाद उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। फिर है आपका प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जेबी मावलंकर अर्थात गणेश शंकर मावलंकर। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनका जरूर ध्यान रखना है कि पूछ लेता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे जो बने थे जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ये आप जानती हैं ओम बिरला साहब हैं और ये 17वें नंबर के हैं। 17वें नंबर के हैं ये ओम बिरला साहब। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 हैं। देखो, लोकसभा की सीटों को थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ जहां पर हाल ही में इलेक्शन हुए हों उन क्षेत्रों में, जैसे अभी एचपी में, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं लोकसभा की, कितनी राज्यसभा की, और यहाँ पर कौन सी सरकार बनकर आई। ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि अक्सर पूछ लेता है। पिछली बार भी यही काम हुआ था। पिछली बार उसने सीटें ना पूछकर जो जहां जहां पर चुनाव हुए थे विधानसभा के, वहां वहां से उनके प्रोटेम स्पीकर पूछ लिए थे उसने। तो जब प्रोटेम स्पीकर पूछ लिए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं कम से कम वहां पर वो ये करंट का मुद्दा बन जाता है। करंट से आप इसे थोड़ा सा जोड़ कर रखना। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले थे। जो भारतीय संसद में आकर बोले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति कौन से? एक तो थे आइजन हाबर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और आपके थे बराक ओबामा साहब। तो ये जो हैं आइजन हाबर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा, 4 व्यक्ति ऐसे थे जो भारतीय संसद में आकर बोले थे, अर्थात ये भारतीय संसद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, अब देखो लोकसभा की शक्तियां क्या हैं। लोकसभा की शक्तियां क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं कि लोकसभा क्या कहती है। कि देखो, जो लोकसभा की शक्तियां होती हैं वो अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये आप ध्यान रखना। संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया जो होगी वो लोकसभा के नियमानुसार ही चलती है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? वो भी ओम बिरला साहब अर्थात लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल हटाया जाएगा, उससे संबंधित जो प्रस्ताव होगा वो भी कहाँ लाया जाएगा? वो भी आपका लोकसभा में ही लाया जाएगा। अच्छा देखो, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है। ये मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा वहां पर आपको दिखाऊंगा कि 3 प्रकार से आपातकाल लगते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात। अब देखो, 352 में 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 356। तो ये 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। 356 में फिर से 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 360। तो वित्तीय आपात जो लगता है वो 360 के तहत लगता है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को याद भी कर सकते हैं। ये होगी देखो लोकसभा। लोकसभा यहाँ पर आकर आपकी समाप्त हो जाती है। इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना आपको इसके लोकसभा के बारे में। तो यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए मुझे मेल कर दीजिए, मैं वहां पर आपको सेंड कर दूंगा। उसके साथ साथ यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।